ने कहा था बनारस को क्योटो बना दूंगा, इन्होंने कहा दिल्ली को पेरिस बना दूंगा। तो सवाल तो दोनों से होंगे ना। शीला दीक्षित जी को आपने क्या क्या नहीं कहा, हम कहना नहीं चाहते, अपशब्दों तक का इस्तेमाल किया, मैन हैंडलिंग तक की उस भली महिला से, उस दुख के साथ चली गई इस दुनिया से। भाजपा की तरीके से थोड़ी है कि 640 कार्यालय एक दिन में खोल लिए हम लोगों ने। लेकिन अब जब ये ऑफिस बन गया है, दूसरा वाला नया हेडक्वार्टर, हैंडओवर किया जाएगा पुराने वाले को, या पुराने में भी चलता रहेगा और पॉलिसी वायलेट होगी जैसे बीजेपी वायलेट कर रही है? भारतीय जनता पार्टी के जो हाईटेक कार्यालय आप पूरे हिंदुस्तान में देखेंगे, कोई ईमानदारी से तो लगते हैं कि हमने जगह बदली है, लेकिन हमने ना नीति बदली है, ना नियम बदला है, ना नैतिकता बदली है, ना विधान बदला है अपना, ना संविधान बदला है। मुझको तो कहीं नहीं दिखा कि उन्होंने गालियां दी हैं राहुल गांधी ने। फिर ये क्यों बोल रहे हैं केजरीवाल? केजरीवाल जी की आदत है, हमेशा की आदत है। जमुना मैया के झूठे बेटे ने अगर एक फॉल्स प्रॉमिस किया तो क्या हम उस प्रॉमिस को याद नहीं दिलाएं? उन्होंने कहा था कि हवा साफ होगी, क्या हम याद नहीं दिलाएं उनको? उन्होंने कहा था 3-3 मंजिलों तक पानी बगैर मोटर के चढ़ेगा, क्या हम उनको याद नहीं दिलाएं? प्रश्न तो जो मुख्यमंत्री है उसी से पूछेंगे, जिसकी सरकार होगी उससे पूछेंगे। इसमें गाली कहाँ हो गई, मेरी समझ से बाहर बात हुआ। सोनिया जी अस्वस्थ होने के बावजूद वहां थी, प्रियंका जी वहां थी, राहुल जी वहां थे, और इन तीनों लोगों ने अगर किसी को संभाला था तो मिसेस केजरीवाल को संभाला था। भूल गए केजरीवाल जी कि साहित्य पढ़िए, इतिहास पढ़िए, आप अर्थशास्त्र सब पढ़िए, संघ शास्त्र मत पढ़िए, क्योंकि संघ शास्त्र जो है उसके हिसाब से आजादी किसी को 2022 में मिलती है, किसी को 2014 में मिलती है। ये संघ शास्त्री। सलाम, नमस्कार, मैं हूं कुणाल पाठक और आप देख रहे हैं द लखनऊ पोस्ट का कार्यक्रम भारत में विपक्ष। इस कार्यक्रम में मेरे साथ हैं मेरे मेहमान कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जी। नमस्कार सुरेंद्र जी, स्वागत है आपका। कैसे हैं कुणाल भाई? बस ठीक चल रहा है सुरेंद्र जी। आज कांग्रेस शिफ्टेड इट्स हेडक्वार्टर और कोटला रोड इंदिरा गांधी भवन में इसका हेडक्वार्टर शिफ्ट हो गया है। इसमें और कुछ साल पहले 2018 में बीजेपी ने भी अपना हेडक्वार्टर शिफ्ट किया था। इसमें सवाल ये है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है, इसका जो भूमि और विकास विभाग है, इसकी 2006 की जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिकॉग्नाइज्ड जितनी भी नेशनल और स्टेट पार्टीज हैं उनको एक ऑफिस के लिए जगह दी जाती है, हेडक्वार्टर बनाने के लिए एक जगह दी जाती है। लेकिन ये जगह मालिकाना हक नहीं होता है, लीज पर होती है। और जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से आपको 3 साल के भीतर जब आपको लैंड अलॉट होती है उसके 3 साल के भीतर आपको उस जो पुराना ऑफिस है उसको खाली कर देना होता है, या फिर जब आपका ऑफिस बन जाए तो इमीडिएटली उसके बाद खाली कर देना होता है। भारतीय जनता पार्टी 2017 में समाप्त हो गई, 18 में उन्होंने ऑफिस अपना शिफ्ट कर लिया। 2025 आ गया, 7 साल हो गए, 8 साल होने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी अभी भी उसी ऑफिस पर काबिज है। ये एक तरीके से उस पॉलिसी का वायलेशन है। कांग्रेस भी 2009 से पार्टी ऑफिस बन रहा है, जहां तक मेरी जानकारी है इंदिरा गांधी भवन 2009 से बन रहा है। कायदे से 2012 तक हैंडओवर कर देना चाहिए था पुराना ऑफिस, लेकिन नहीं किया गया। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन अब जब ये ऑफिस बन गया है, दूसरा वाला नया हेडक्वार्टर, तो क्या इसको हैंडओवर किया जाएगा पुराने वाले को, या पुराने में भी चलता रहेगा और पॉलिसी वायलेट होगी जैसे बीजेपी वायलेट कर रही है? हम लोग देश के संविधान को मानने वाले लोग हैं, कोई भी काम हम लोग गैर कानूनी नहीं करते। और आपको ये भरोसा भी होगा एक बात का कि कोई ऐसा काम तो भाजपा की सरकार हमें करने भी नहीं देगी। जब बगैर किसी बात के सोनिया जी को 50-50 घंटे ईडी पूछताछ कर सकती है, राहुल गांधी जी से 50-50 घंटे ईडी पूछताछ कर सकती है, तो आपको क्या लगता है कि भाजपा वाले हमारे ऊपर कोई मेहरबानी करेंगे? और ना हम कोई मेहरबानी चाहते हैं। कानून सम्मत और विधि सम्मत जो जो भी चीजें होंगी वो हम सब करेंगे। हम विधि विरुद्ध कोई काम नहीं करने वाले। अब भाजपा ने क्या किया है क्या नहीं किया मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मुझे हल्की जानकारी है इसकी, बहुत गहरे में नहीं है। लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि हम जो विधान हम लोगों ने बनाया है उसमें कांग्रेस पार्टी की प्रमुख भूमिका है, और कांग्रेस पार्टी किसी भी विधान को तोड़ने में भरोसा नहीं रखती। भरोसा रखिए, कांग्रेस जो काम भी करेगी विधि सम्मत करेगी। ये पॉलिसी जो है पब्लिक डोमेन में है सुरेंद्र जी, ठीक है। इस पॉलिसी के हिसाब से ही ये है, इसमें बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ, आप भी जाकर पढ़ सकते हैं। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जब भी आपको लैंड अलॉट की जाती है उसके 3 साल के अंदर, या फिर जब आपका ऑफिस बन जाए तो इमीडिएटली ऑफिस में शिफ्ट होने के तुरंत बाद, इनमें से जो भी जल्दी हो जाए,
या तो 3 साल, मान लीजिए ऑफिस 2 साल में बना लेते हैं तो 2 साल के अंदर खाली कर लें। इसमें इसमें संविधान सम्मत, कानून सम्मत बात नहीं है, बात ये जो पॉलिसी में लिखा है उसकी बात है। ऑफिशियल्स ये बात खुल के कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने ही स्वयं इस पॉलिसी को वॉयलेट किया है। उनको 2018 में ही खाली कर ही देना चाहिए था किसी भी हालत में, लेकिन उन्होंने खाली नहीं किया। बात अब तो कांग्रेस की है। जिस तरीके से नहीं, उनका तो अगर जी आप हमें बताओ ना, अगर भाजपा ने खाली नहीं किया तो सरकार ने क्या किया उसका? दो चीजें बड़ी साफ है, भाजपा का क्या किया सरकार ने? कुछ नहीं कर सकती। हम्म। आप बात समझिए, कोई आदमी कोर्ट भी नहीं गया, न सरकार कोर्ट गई। हम तो ये कहते हैं कि हम अगर कुछ भी वायलेशन करेंगे तो ये भाजपा वाले या सरकार वाले, चूंकि सरकार भाजपा की है, तुरंत कोर्ट चले जाएंगे। तो हम ऐसा कोई काम नहीं करने वाले जो विधि विरुद्ध हो। हम विधि के विधान से हम लोग काम करेंगे। आज हमारा खुशी का दिन है। आज हमने अपना भवन तमाम परेशानियों के बावजूद, तमाम फंडिंग, ये वो, इधर उधर से सब कुछ कर करा के बनाया। हम भाजपा की तरीके से थोड़ी है कि 640 कार्यालय एक दिन में खोल लिए हम लोगों ने। जो काम हम 70 साल में नहीं कर पाए, वो काम उन्होंने मात्र 6-7 साल की सरकार बनाते ही कर दिया था। तो हम वो लोग नहीं हैं। हम लोग बहुत हाईटेक लोग नहीं, हम जनता के बीच में जाने वाले लोग हैं। कार्यालय की हमें इसलिए आवश्यकता है, केंद्रीय कार्यालय की, क्योंकि वहां पर सारी चीजों का सृजन होगा, दिमाग लगेगा, बैठक होगी, चिंतन होगी, सब होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो हाईटेक कार्यालय आप पूरे हिंदुस्तान में देखेंगे, तो 10 साल या 6 साल के कार्यकाल में जिस तरीके से बनाए, कोई ईमानदारी से तो लगते नहीं। बाकी जो दिल्ली की जो आप बात कर रहे हैं, पॉलिसी की बात कर रहे हैं, चूंकि मैंने पॉलिसी नहीं पढ़ी है, तो मैं तो एक बात कह सकता हूं कि कांग्रेस ने चूंकि संविधान निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, तो कांग्रेस हम्म कोई विधि विरुद्ध कार्य नहीं करेगी। बहुत साफ सी बात है, भाजपा कर रही है, क्या कर रही है, मैं उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन आज चूंकि हम्म हमारे लिए खुशी का दिन है, आज हम्म हमारी हमने क्या नाम 24 अकबर रोड से अपने कार्यालय को शिफ्ट किया है, इंदिरा भवन में शिफ्ट किया है। हम आज की डेट में खुश हैं कि हमने जगह बदली है, लेकिन हमने ना नीति बदली है, ना नियम बदला है, ना नैतिकता बदली है, ना विधान बदला है अपना, ना संविधान बदला है। हम उन सारी चीजों के साथ लेकर के नई जगह पर गए हैं, और हम इस हम्म नई जगह से एक नए रूप में देश के लिए, जाति जनगणना के लिए, पिछड़ों के आरक्षण के लिए, देश के संसाधनों पर सबके हक के लिए एक नई लड़ाई और नई ऊर्जा के साथ लड़ेंगे। ठीक है। आई होप कि पॉलिसी वायलेट ना हो। अगला सवाल ये है सुरेंद्र जी, कि ये जो दिल्ली विधानसभा चुनाव, जिसमें हमारी आखिरी बार भी बातचीत हुई थी, जिस बात का डर था वही हो रहा है। इंडिया अलायंस के पार्टनर हैं आप दोनों लोग, कांग्रेस भी और आम आदमी पार्टी भी। राहुल गांधी जी का जो वीडियो आया जिसमें वो पेरिस वाली दिल्ली दिखा रहे थे, और इसके बाद लग रहा है केजरीवाल जी ज्यादा नाराज हो गए, उनको ज्यादा परेशानी हो गई। मैंने तो बहुत सारे वीडियोस देखे, तमाम खबरें भी पढ़ी, लेकिन मुझे दिखा नहीं कि राहुल गांधी ने उनको गालियां कहाँ दी हैं, उनको कहाँ अब्यूज किया है, मुझे बिल्कुल कहीं नहीं दिखा है। और मुझे लगता है कि उनको कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करना चाहिए था, अगर मान लीजिए उन्हें क्रिटिसिज्म करना ही था। मुझको तो कहीं नहीं दिखा कि उन्होंने गालियां दी हैं राहुल गांधी ने, फिर ये क्यों बोल रहे हैं केजरीवाल जी? देखिए, केजरीवाल जी की आदत है, हमेशा की आदत है। केजरीवाल जी को हमने पहले भी कहा, हम आज भी कह रहे हैं, आपके माध्यम से भी कह रहे हैं, कि 11 साल में दिल्ली में सरकार केजरीवाल जी की है, और हम चुनाव लड़ रहे हैं, तो हम सत्ता के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। कोई हम विपक्ष के खिलाफ तो चुनाव नहीं लड़ेंगे। दिल्ली में दो सरकारें हैं, एक वहां की कानून व्यवस्था देखती है, लैंड्स देखती है, दूसरी वहां की बाकी व्यवस्थाएं देखती हैं। तो हम्म राज्य सरकार का चुनाव है, तो राज्य सरकार में अगर जमुना की साफ नहीं हुई है, जमुना मैया के झूठे बेटे ने अगर एक फॉल्स प्रॉमिस किया, तो क्या हम उस प्रॉमिस को याद नहीं दिलाएं? उन्होंने कहा था कि हवा साफ होगी, क्या हम याद नहीं दिलाएं उनको? उन्होंने कहा था 3-3 मंजिलों तक पानी जो है उसमें आएगा, बगैर मोटर के चढ़ेगा, क्या हम उनको याद नहीं दिलाएं? लुटियन की दिल्ली से आप उठा लीजिए कि वहां से बाहर निकलिए, और कोई कोटला रोड है, चाहे महिपालपुर है, चाहे आप कोई सड़क उठा लीजिए आप, हम्म 1 किलोमीटर अगर आप बगैर गड्ढे की दिखा दीजिए तो मैं मान जाऊं। तो क्या हम ये प्रश्न नहीं पूछे? ये प्रश्न हम कोई ऊपर वाले से तो पूछने नहीं जाएंगे। प्रश्न तो जो मुख्यमंत्री है उसी से पूछेंगे, जिसकी सरकार होगी उससे पूछेंगे। इसमें गाली कहाँ हो गई? मेरी समझ से बाहर बात है। उन्होंने स्वयं कहा था मैं पेरिस बना दूंगा, मोदी जी ने कहा था बनारस को क्योटो बना दूंगा, इन्होंने कहा दिल्ली को पेरिस बना दूंगा। तो सवाल तो दोनों से होंगे ना, उसमें गाली कहां से हो गई? एक बात। दूसरी बात, ये केजरीवाल जी भूल जाते हैं कि राहुल गांधी जी एक
संवेदनशील इंसान है। राहुल गांधी जी अगर कोई परेशानी में फंसा होता है, कांग्रेस पार्टी उसका तुरंत साथ देती है। केजरीवाल जी जेल गए, सबसे पहले अगर कोई आदमी केजरीवाल जी के घर गया तो वो संदीप दीक्षित थे, जिनकी मां को क्या क्या अपशब्द नहीं कहे थे केजरीवाल जी ने, क्या क्या नहीं, मैं आपको बता नहीं सकता उस शीला दीक्षित जी को क्या क्या उन्होंने अपशब्द नहीं कहे थे। लेकिन उसके बाद भी लोकतंत्र में एक शख्स परेशानी में था, उसके अधिकारों का हनन हो रहा था, सबसे पहले अगर कोई शख्स गया उसको बचाने के लिए तो वो संदीप दीक्षित थे। उसी संदीप दीक्षित को क्या उल्टा सीधा कह रहे हैं, भाजपा से मिल गए हैं जी, पैसा ले लिया है जी, फलानी चीजें, ये कोई बात है? बिलो द बेल्ट वार मत कीजिए। हमें अपना चुनाव लड़ना है, आपको अपना चुनाव लड़ना है, भाजपा को अपना चुनाव लड़ना है। कौन जीतेगा कौन हारेगा बाद की बात है। हम आपसे सवाल पूछेंगे तो गाली हो गई, सवाल पूछना गाली हो गई। शीला दीक्षित जी को आपने क्या क्या नहीं कहा, हम कहना नहीं चाहते, अपशब्दों तक का इस्तेमाल किया, मैन हैंडलिंग तक की उस भली महिला से, उस दुख के साथ चली गई इस दुनिया से। आप बताओ। तो लेकिन आज जो है भारतीय जनता पार्टी हो चाहे अरविंद केजरीवाल जी हो, दोनों फॉल्स प्रोमिसेस के दोषी हैं, दोनों झूठे वादों के दोषी हैं। दिल्ली सच्चा इंसान मांग रही है और दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है, क्योंकि हमने काम करके दिखाया है। और हम केजरीवाल जी से भी कहना चाहते हैं, रामलीला ग्राउंड पे जंतर मंतर पर आपकी गिरफ्तारी के विरोध की रैली हुई थी केजरीवाल जी, आपको गांधी परिवार पूरा एक साथ कभी नहीं दिखाई देगा इस तरीके से जैसे आपके साथ खड़ा हुआ था। सोनिया जी अस्वस्थ होने के बावजूद वहां थी, प्रियंका जी वहां थी, राहुल जी वहां थे, और इन तीनों लोगों ने अगर किसी को संभाला था तो मिसेस केजरीवाल को संभाला था। भूल गए केजरीवाल जी, उल्टा सीधी बात करने लग गए। सिर्फ हमने 4 आरोप लगाए उनके ऊपर सच्चे, उनको उनके प्रोमिसेस याद दिलाए, आ गए वो गाली गलौज की भाषा पे। उचित नहीं है। हम तो बहुत साफ कहते हैं कि उचित नहीं है। आप दो झूठे लोग हैं, गंगा मैया का झूठा बेटा, जमुना मैया के झूठे बेटे, आप हमें कुछ कहते रहे, इन दोनों से हम सवाल पूछते रहेंगे। हमें ये लगता है एज ए मीडिया की सवाल कम से कम कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होना चाहिए। मान लीजिए कि आप अलायंस में और इसके बाद भी खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो कम से कम ये स्थिति ना हो कि जब आप आमने सामने टेबल में बैठे हैं तो एक दूसरे से नजरें मिलाने की स्थिति भी ना हो। इस किस्म का व्यवहार तो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हम तो कह रहे हैं सत्ता से सवाल हम पूछेंगे भाई। हम सत्ता में हम्म। जब अखिलेश यादव जी थे सवाल पूछते थे। आज मिल्कीपुर का उपचुनाव हो रहा है, कांग्रेस पार्टी निशर्त समर्थन दे रही है ना उनको, और जबकि यही समाजवादी पार्टी दिल्ली में आप पार्टी को समर्थन दे रही। दे हमने रही तो है। किसी पर प्रश्न नहीं उठाए। पहले इन्होंने समर्थन समाजवादी पार्टी ने मिल क्या नाम दिल्ली में दिया, उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी ने मिल्कीपुर विधानसभा में निशर्त समर्थन समाजवादी पार्टी को, इंडिया गठबंधन को दिया। ये बिल्कुल। कांग्रेस है। हम लोग बिलो द बेल्ट बात नहीं करते। आज हम पूरे फक्र के साथ कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन के सबसे मजबूत नेता श्री अखिलेश यादव है। हम कहते हैं इस बात को, हम मानते हैं इस बात को। कुछ नीतियों से हमारे उनके इख्तलाफात हो सकते हैं, उसमें हम बात करेंगे बैठ कर, लेकिन बिलो द बेल्ट तो हम वार नहीं करते ना। बिल्कुल। तो हम अपने ठीक। सहयोगियों से भी यही उम्मीद रखते हैं, बिलो द बेल्ट वार ना करें। हाँ, पर वो सहयोगियों जैसा व्यवहार भी तो नहीं कर रहे हैं। अब सुरेंद्र जी, अगला सवाल आरएसएस चीफ भागवत जी को लेकर के है। आपको तो जानकारी होगी कि उन्होंने कहा है कि 22 जनवरी 2024 को ये माना जाना चाहिए कि भारत इस दिन आजाद हुआ और ये असली आजादी का समय है। मुझे याद आया कि कंगना रनौत कह रही थी 2014 को आजादी मान लेनी चाहिए। तो कंगना रनौत और मोहन भागवत जो है, लग रहा है सेम स्तर पर खड़े हुए हैं। इन दोनों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि असल में आजादी का मतलब क्या था। मतलब हमने आजादी अंग्रेजों को भगाकर पाई या मंदिर बना करके पाई। मतलब जो भगत सिंह थे, ये मंदिर के लिए फांसी चढ़े थे या अंग्रेजों को भगाने के लिए फांसी चढ़े थे? ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही। मतलब वो कुछ भी बोल देते हैं, बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं। मोहन भागवत। देखिए, उनकी भाषा से ही पता चल रहा है कि वो कहीं ना कहीं इनरिलीवेंट हो गए हैं, भारतीय जनता पार्टी की नजर में भी, संघ की नजर में भी, संघ के अनुषांगिक संगठनों की नजर में भी। जब उन्होंने मस्जिद के नीचे मंदिर देखने वाली बात कही तो लोगों ने अचानक से उनके ऊपर हमला बोल दिया। अचानक से उनके सारे अनुषांगिक संगठनों ने, भाजपा के बड़े बड़े नेताओं ने, संत समाज के, विश्व हिंदू परिषद के सभी लोगों ने हमला बोला उनके ऊपर। मतलब आप राम भद्राचार्य का हमला तो आप सोच भी नहीं सकते कैसा था। हम तो कभी अपने बड़े को ऐसा नहीं कहेंगे। और उसके हम्म। बाद जो अब इस वक्त संघ प्रमुख की भाषा है वो तो राजद्रोह जैसी भाषा है।
स्पष्ट रूप से हमारे संविधान के अंतर्गत वो राजद्रोह जैसी भाषा है। हम तो इतना ही कहेंगे भारतीय जनता पार्टी को। और मोहन जी भागवत के ऊपर कोई भी बातें करना व्यर्थ की बात है, क्योंकि मोहन भागवत जी अब घर के उस संघ परिवार के उस बूढ़े की तरीके से हो गए हैं, जो सिर्फ अपनी अहमियत या अपना वजूद जताने के लिए दलान में खांस रहा है और उल्टी सीधी बातें कर रहा है। और नहीं मतलब ये भी नहीं सोच रहे हैं कि मान लीजिए मंदिर की ही बात है तो सिर्फ राम मंदिर, मतलब बुद्ध, महावीर, कृष्ण, शिव, ये सारे लोग कहाँ जाएंगे? नानक, कबीर, ये सारे लोग कहाँ जाएंगे? आप लोग पढ़ी लिखी बात कर रहे हो, उन्हें पढ़ाई लिखाई से कोई लेना ही देना नहीं है ना। अर्थशास्त्र और संघ शास्त्र में फर्क है, जो साहित्य शास्त्र है और संघ शास्त्र है, दोनों में फर्क है। यही तो अंतर है। मैं यही तो आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि साहित्य पढ़िए, इतिहास पढ़िए, आप अर्थशास्त्र पर सब पढ़िए, संघ शास्त्र मत पढ़िए, क्योंकि संघ शास्त्र जो है उसके हिसाब से आजादी किसी को 2022 में मिलती है, किसी को 2014 में मिलती है। ये संघ शास्त्री ही कर सकते हैं। संविधान शास्त्री जो करेंगे उसको पढ़िए, संविधान को पढ़िए सभी लोगों को। बल्कि मैं तो आपसे कहूंगा कि आप कम से कम अपना कार्यक्रम रोज एक चलाइए, जिसमें ये वाला कार्यक्रम भी अगली बार से हम लोग अगर करें तो संविधान के प्रेम्बल को पढ़ने के बाद अपना कार्यक्रम शुरू करें। अगर आप करेंगे तो अच्छी बात होगी। ठीक है सुरेंद्र जी, आज की बातचीत को यहीं खत्म